प्यारे किसान भाइयों एवं कृषि के छात्रों, आज जब हम मिलेट्स की बात करते हैं, मोटे अनाज की बात करते हैं, तो इसके तहत देखो, आज जो जलवायु परिवर्तन आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का जो समय चल रहा है, तो इसमें मोटे अनाज वाली फसलों की मिलेट्स की महत्ता और बढ़ जाती है, क्योंकि यह जलवायु परिवर्तन के लिए इतना ज़्यादा सहनशील नहीं है, ये रेजिस्टेंट है। जलवायु परिवर्तन से इसका ज़्यादा इन फसलों के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, जो धान गेहूं का जो अपने जो अभी जो प्रणाली चल रही है, जो दूसरी फसलें हैं, नई नई जो किस्में वैरायटीज आ रही हैं, वो जलवायु परिवर्तन के प्रति ज़्यादा सहनशील है, ज़्यादा सकुलेंट है, ज़्यादा वो उनके जलवायु परिवर्तन का ज़्यादा असर पड़ता है। तो अगर इस तरह से अपन क्लाइमेट चेंज के टाइम पे अगर इन मोटे अनाज वाली फसलों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो खाद्य सुरक्षा के ऊपर इतने ज़्यादा बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा देने के लिए हमारे पास समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए क्या है कि इन फसलों को लेकर और हम जलवायु परिवर्तन के टाइम पे और अच्छा देश की सेवा कर सकते हैं, देश की आम नागरिक की सेवा कर सकता है। तो इसमें भी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ है। जैसे अब खरीफ का सीज़न आ रहा है, तो मानसून आ जाएगा। मानसून के बाद में तुरंत जून जुलाई में इन फसलों का बोने का समय आता है। तो अब मैं आपको एक एक फसल के बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा कि ज्वार और बाजरा, इनको पूरे जून से लेके पूरे जुलाई तक आराम से बोया जा सकता है। तो इसी तरह से अन्य फसलें जो आती है, ज्वार बाजरा मक्का, इन तीनों को आप पूरे जून से पूरे जुलाई तक, जून से लेके और मध्य जुलाई तक आप ये समझो इस 1.5 महीने के अंदर बो सकते हैं, क्योंकि कभी मानसून थोड़ा लेट हो जाता है, कभी समय। अगर पूरा जून और 15 जुलाई तक इन फसलों को आप ज्वार बाजरा और मक्का को बो सकते हैं। अन्य जो फसलें हैं, सावा, कोदो, महुआ, रागी, इनको क्या है 15 जून के बाद से और मध्य जुलाई तक आप इन फसलों को भी बो सकते हैं। अब इन फसलों में भी आजकल जो अच्छी अच्छी वैरायटीज आने लग गई है, तो उसमें मैं आपको कुछ फसलों की वैरायटी बताना चाहूँगा। उसमें क्या है, बाजरा है, तो बाजरा में PC 383, देन JBV 3, ICMV 221, ICMV 221, राज 171 171 एंड KBH 108 और GHB 905, ये बाजरे की अच्छी किस्में हैं, जो क्या है कि अच्छी पैदावार दे सकती है और कम समय में ये अच्छा अनाज उत्पादन दे सकती है। इसके अलावा बाजरा के अलावा ज्वार, तो ज्वार की CHV 15, CHV 17, CHV 20, देन हाइब्रिड ज्वार CSH 15, CSH 18, CSH 25 और CSH 27, ये किस्में हाइब्रिड ज्वार की है। मक्का में गंगा 5 और गंगा 11, सरताज, डेक्कन 107, देन प्रभात, नवजोत और कंचन, ये सारी की सारी किस्में आप मक्का के तेल ले सकते हैं। सावा में कंचन किस्म है, BL 172 है, BL 207 है और अनुराग, ये सावा की जो अच्छी किस्में हैं, जो अच्छी पैदावार दे सकती है, वो आप काम में ले सकते हैं। इसके अलावा कोदों के अंदर KK2, KK2, JK13, देन JK 65, JK 98, TNVU 86, इस तरह से मंडुआ की BL 376, BL 352 और BL 146 किस्म आप काम में ले सकते हैं। एक किस्म है KM 13 और सूरज, तो इनको भी आप काम में ले सकते हैं, जो अच्छी पैदावार दे सकती हैं। जैसे चीना की अच्छी जो किस्में हैं वो हैं भावना, TNAU, तमिलनाडु से इंक्लूड, TNAU 145, TNAU 164
और TNAU 151 ये किस्में काम में ले सकते हैं। ऐसे ही नागार्जुन किस्म है, उसको काम में लिया जा सकता है। ऐसे ही एक किस्म है सागर, उसको आप लेके और इस तरह से अच्छी पैदावार इनकी मोटे अनाजों की ले सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भाई क्या इन अनाजों में हमें उर्वरक की मात्रा भी देनी चाहिए क्या? तो देखो, आज ज़माना यह है, जो अच्छी वैरायटीज आएंगी, हाई यील्डिंग, जो अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटीज आएंगी, तो उनमें जल की मात्रा भी थोड़ी ज़्यादा लगेगी। तो दूसरा, उनमें अच्छी पैदावार देने के लिए खाद की मात्रा भी ज़्यादा लगेगी। तो इनमें अपन, क्योंकि ये कम उपजाऊ मिट्टी में भी लेते हैं इनको, तो फिर उनमें थोड़ा उर्वरक की मात्रा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30-40 किलो फॉस्फोरस अगर इसके अंदर अप्लाई करते हैं बुआई के टाइम पे, और नाइट्रोजन 2 भागों में अगर दे देते हैं, तो इतना इनके लिए काफ़ी मात्रा पड़ती है और इस तरह से आपको पैदावार भी इनसे भरपूर मिल जाएगी। क्योंकि वैरायटीज और देसी जो चीज़ें लेते हैं उनमें क्या है कि किसी तरह के उर्वरक की कोई आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से हम अगर मोटे अनाज वाली फसलें, ज्वार, बाजरा, मक्का और अन्य जो भी कोदो, सावा, रागी, तो इन फसलों को ये खरीफ का समय, अब जो मानसून आते ही इनकी बुआई कर दें और टाइम पे बुआई हो जाएगी। खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार भी इनमें ज़्यादा नहीं आते, कीड़े और बीमारियां भी अधिक नहीं लगती। तो और जल भी, जो बरसात का जल है, बारिश का जो जल है, उसी से ये पैदावार देने के लिए सक्षम है। अगर आवश्यकता पड़े तो एक आधी सिंचाई दी जा सकती है, वरना उसी के अंदर ये पैदावार हो जाएगी। क्योंकि इन फसलों के अंदर इनकी जड़ें अच्छी फैलती हैं और इन फसलों में क्षमता है कि कम से कम पानी में अधिक से अधिक पैदावार दे सकें। और ये वायुमंडलीय अवस्थाओं को, जो जैसे काफ़ी समय सूखा को भी ये सहन कर सकती है, फिर वापस बरसात आ गई तो क्या है कि वापस हरी होकर ठीक पैदावार दे सकती है। इसलिए मेरा तो अनुरोध यही है कि मोटे अनाज की फसलों को अपने जो खेत में कुछ एरिया उनको अवश्य दें, ताकि घर के लिए वो फसलें हो जाए और धीरे धीरे आने वाले टाइम में इनका बाज़ार भी और अच्छा हो जाएगा। तो आप अभी से ध्यान देंगे तो मानव स्वास्थ्य के लिए, और दूसरा मृदा के स्वास्थ्य के लिए। क्यों मृदा के स्वास्थ्य के लिए भी, क्यों ये फसलें क्या है, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से और कीड़े और बीमारियों के अटैक के हिसाब से भी ये रेजिस्टेंट होती है। इनमें इनको सहन करने की क्षमता होती है। ये इतनी कोमल और सकुलेंट नहीं होती। तो कोमल नहीं होती तो इनके ऊपर कीड़ों का प्रकोप कम ही होगा, क्योंकि जिन पौधों की पत्तियां ज़्यादा कोमल होती है तो उनके अंदर ही कीड़े ज़्यादा प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से आप स्वयं भी एक तरह से इसका एक्सपेरिमेंट लें, 1-2 बीघा में लेके, और इनको आप महत्व दें और ज़्यादा ही ज़्यादा। जैसे बाजरा है, तो अब आजकल क्या है कि आर्थिक में बाजरे की कीमत कम मिलती है, तो लेकिन उससे हरा चारा तो अच्छा मिल जाता है पशुओं के लिए। बाजरे की तूड़ी, ज्वार की तूड़ी, मक्का की तूड़ी, तो ये पशुओं के लिए आज तूड़ी के क्या भाव चल रहे हैं। इसलिए इन मोटे अनाजों की फसलें खरीफ के अंदर ये ज़्यादा ही ज़्यादा लेकर, और आप क्या है, खाद्य सुरक्षा के अंदर और स्वास्थ्य सुरक्षा के अंदर भरपूर मदद कर सकते हैं। यही मेरा अनुरोध है। आप इन फसलों की ओर ध्यान दें और देश सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब प्रणाम।